तो पहले कुछ लिखते हैं। लिखिए, बैंक्स, बैंक्स लिखो, बैंक्स कैलकुलेट्स, बैंक्स कैलकुलेट्स देयर rate of interest, banks calculates their rate of interest through BPS, थ्रू BPS। बैंक के, हिंदी में लिखना है जिनको लिखिए, बैंक के अपने ब्याज दरों की गणना, बैंक के ब्याज दरों का कैलकुलेशन BPS के थ्रू करती हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, एक ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये एक सिंगल डिजिट है। अगर इस एक को 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1/100 आएगा। ठीक है, ये एक है, इस एक को हमने 100 बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, ना तो छोटा ना तो बड़ा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं 0.01 कह सकते हैं, पहला भाग 0.01। तो 0.01 को ही बैंकिंग की भाषा में कहा जाता है BPS, बेसिस पॉइंट, है ना। उसी तरह से 0.02, 03, 04 ऐसा करके हो सकता है ना। तो एक को जब 100 टुकड़ों में बांटेंगे तो 1/100 तो आएगा ही आएगा, लेकिन हर टुकड़े को अलग अलग दिखलाने के लिए हमको ये वाला मेथड यूज करना होगा कि नहीं? आ रहा समझ में? तो 0.01 इज इक्वल टू 1 बेसिस। अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं, 0.01, 0.98, 0.99 ऐसा करके, और सभी टुकड़े को फिर से मिला दें, तो सभी टुकड़े को मिला दें तो कितना हो जाएगा? फिर से सब मिल करके 1 हो जाएगा। यानी कि 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1 होता है। सिंपल कैलकुलेशन है कि नहीं? दोबारा बतला दें, समझ में आया? अच्छा, अब देखो, तुम बैंक जाती हो और कहती हो कि मेरे को लोन चाहिए, तो बैंक कहता है कि देखिए मैं आपसे 1% लोन, 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट लूँगा। तो बैंक 1% बोले या 100 BPS बोले, दोनों में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। आप बैंक जाते हैं, बैंक बोलता है कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो 8% बोले या 800 BPS बोल दे, दोनों तो सेम चीज है ना। अभी आप बैंक जाते हो तो बैंक बोलता है कि 8% लेंगे, 800 BPS रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। एक महीने के बाद मालूम चला कि 8.25 हो गया, यानी कि बैंक ने 25 BPS रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। यानी कि जब BPS इंक्रीज होगा तो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा। तो दुनिया भर की बैंकें अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को BPS के थ्रू ही कैलकुलेट करती, समझे? BPS इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। समझ में आ गया ना? दोबारा बतलाएं तो इसको लिखिए, 1 BPS कैरीज, 1 BPS कैरी 0.01, 1 BPS 0.01 होता है, 1 BPS 0.01 होता है। तो 100 BPS 1 होगा। तो अगला नंबर लिखिए, 100 BPS इज इक्वल टू, 100 BPS इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया है? तो यही सब चीज जो है ना वो गाइड वगैरह में बिल्कुल ही नहीं दिया रहता है, और जब एग्जामिनेशन में आता है, क्वेश्चन आने लगता है,
तब मालूम चलता है कि कहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट किए हैं, है ना, कि जो चीज़ नहीं पढ़ना था उसी को फोकस करते रहे हैं और ये रेगुलर और फंक्शनल चीज़ को हमेशा से अवॉइड किए हैं, छोड़ दिए हैं। हाँ, तो 100 तो वो 1% भी कह सकते हैं इसको, या 1 भी कह सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो 100 बीपीएस 1 के बराबर होता है ना। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 बीपीएस लगा या 1% लगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं ना आएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगला हेडिंग दीजिए, आरबीआई। आरबीआई, ठीक है। आरबीआई सुना हुआ है? कौन है? हम्म बताओ कौन है, कहाँ रहता है? आप लोग बताइए, आरबीआई कौन है, क्या करता है? हेड है। आप बतलाइए, आपका पहला क्लास है ना। आरबीआई सुने हो? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है ये? नहीं पता है? पता होगा जरूर, बोल नहीं पा रहे हैं। आप बताओ तो बाबू। बैंक को रेगुलेट कर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आरबीआई का सबसे बड़ा काम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है। हर किसी का कोई ना कोई काम होता है कि नहीं? हाँ, जैसे आपका काम, सबसे बड़ा काम तो पढ़ना ही है। अब तो ऊपर वाला ही जानता है कि कितना पढ़ते हैं। ठीक है, आप बतलाओ, आरबीआई का सबसे बड़ा काम क्या है? ध्यान से देखना है। आरबीआई का जो सबसे बड़ा काम है वो है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। आप लोग शायद ये वर्ड सुने होंगे, है ना, सुना हुआ है। कॉमर्स है किन्हीं का? हाँ, तो कॉमर्स है तो सुना ही हुआ होगा। तो ये इन्फ्लेशन क्या होता है मालूम है? तो ज़्यादा इमोशनल नहीं बनना है कि ये करता है वो करता है, रुपया छापता है ना, बैंकों को कंट्रोल करता है। उसका सबसे बड़ा काम है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। अभी क्या है अभी समझाते हैं, पहले लिखिए। नंबर 1, द मेजर फंक्शन ऑफ आरबीआई, द मेजर फंक्शन ऑफ आरबीआई, सबसे बड़ा, द मेजर फंक्शन ऑफ आरबीआई to control the inflation, to control the inflation, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना आरबीआई का सबसे बड़ा काम है, ठीक है। बोर्ड में देखिएगा, आप जानते हो, लिखेगा नहीं कुछ, हाँ? आप जानते हो कि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का सप्लाई होता है कि नहीं? सुबह कुछ खा के आया है ना, तो वो तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था। और ये सब जो देख रहे हैं ये सब क्या है? इंडस्ट्रियल आउटपुट है। तुम्हारा चश्मा इंडस्ट्रियल आउटपुट है, ये कैमरा हो गया, बोर्ड हो गया, ये सब तो इंडस्ट्रियल। बात नहीं करो, हाँ, यहाँ से दिखता है। देखो, हमारे सोसाइटी में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का सप्लाई होता है ना। और लगभग हम लोग पर डे एग्री और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का कंजम्पशन करते हैं, है ना। ऐसा कौन है हमारे समाज में, अमीर से अमीर आदमी या गरीब से गरीब आदमी,
जो एग्री आउटपुट का और इंडस्ट्री के प्रोडक्ट का कंजम्पशन ना करता हो? कोई नहीं है ऐसा, हर कोई करता है। अब मान लो कि कुछ ऐसे सरकमस्टांस पैदा हो जाएं, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि किन्हीं कारणों से एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री के सप्लाई में कमी हो जाए, हो सकती है ना? तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के सप्लाई में अगर कमी हो गई है ना, और लोगों के पॉकेट में रुपया का सप्लाई बढ़ गया, तब क्या होगा? सप्लाई साइड कमजोर हो गया है और आपके पॉकेट में पैसा ज़्यादा आ गया है, तो डिमांड स्ट्रांग हो गया है। तो डिमांड स्ट्रांग होने पर आप कहाँ जाओगे? मार्केट भागोगे, ये खरीदना है, वो खरीदना है ना? हम लोग भारतीयों के बारे में कहा भी जाता है कि पैसा आ जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है, बड़ी गर्मी दिखने लगता है, बोलते हैं ना, बड़ी फुटानी दिखाने लगा, बोलते हैं फुटानी दिखा रहा, पैसा आ गया, बोलता है कि नहीं? तो पैसा जो है, लिक्विडिटी जो है, वो डिमांड को जनरेट करता है। ठीक है, डिमांड को जनरेट कर रहा, अच्छी बात है, डिमांड जनरेट होना चाहिए, लेकिन डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई भी तो होना चाहिए। अब अगर सप्लाई साइड में वीकनेस आ रहा है, प्रोडक्शन नीचे जा रहा है, तो ऐसे सरकमस्टांस में क्या होगा? वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। ठीक है, या चलो हम ऐसा ये भी नहीं मानते हैं कि सप्लाई कम हो रहा है, हम केवल ये मानते हैं कि लोगों के पॉकेट में इनकम बढ़ता जा रहा है ना? सप्लाई कांस्टेंट ही चलो मान ले, लेकिन इनकम बढ़ता जा रहा है। तो इनकम बढ़ रहा है, तो कौन सा इनकम बढ़ रहा है? मॉनेटरी इनकम बढ़ रहा है, समझे? आप जो फ्यूचर में अर्न करिएगा तो मॉनेटरी इनकम अर्न करिएगा। क्या ऐसा होगा कि तुम किसी बैंक में जॉब करोगी और महीना का जब लास्ट आएगा तो बैंक वाला तुमको 50 किलो चावल, 20 किलो आटा, ये कपड़ा, घड़ी, ये सब देगा तुमको? वो तो तुमको सैलरी में करेंसी देगा, है ना? तो रुपया में जो हम कमा रहे हैं वो है मॉनेटरी इनकम। ठीक है, अच्छा, अब एक व्यक्ति का मॉनेटरी इनकम है 100 रुपया। ठीक है, क्या कर रही है? नहीं लिखना है, जब लिखने बोले तब लिखना है। इधर देखो, समझ में आया? ठीक है, एक व्यक्ति का मॉनेटरी इनकम है 100 रुपया। अब ये 100 रुपया 1 किलो चावल खरीद सकता है, हमने मान लिया। तो इस 1 किलो चावल को बोलेंगे रियल इनकम, वास्तविक आय, है ना? मॉनेटरी इनकम बढ़ जाने से आपका जीवन स्तर बढ़ गया, इसकी कोई गारंटी नहीं है, समझे? रियल इनकम भी बढ़ना चाहिए। अब आपका मॉनेटरी इनकम है 100 रुपया, और अब मालूम चला कि कुछ समय के बाद चावल का कीमत 105 रुपया हो गया है ना? तब आपका रियल इनकम तो घट गया, है ना? अब ये मालूम चला कि गवर्नमेंट ने आपके इनकम को बढ़ा करके 110 रुपया कर दिया है, और उधर धीरे धीरे करके चावल का कीमत भी 110 रुपया हो गया। तो मॉनेटरी इनकम बढ़ने से तो आपका रियल इनकम बढ़ा ही नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? इसीलिए हम जब भी इनकम की बात करेंगे तो रियल इनकम की बात करेंगे। तो रियल इनकम क्या है? रुपया का परचेजिंग कैपेसिटी को बतला रहा है। अगर सोसाइटी में ढेर सारा पैसा का सप्लाई हो जाए, लोगों के पास ज़्यादा मात्रा में रुपया आ जाए, है ना, और गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई कम जाए, तो उस कंडीशन में रुपया का खरीदने का क्षमता कम जाएगा, है ना? तो आपकी रियल इनकम घट जाएगी, वस्तुओं का दाम बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो आरबीआई, अब हमारा जो आरबीआई है,
आरबीआई कोई प्रोडक्शन तो करता नहीं है ना। आरबीआई तो उत्पादन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगा कि जिस तरह से इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई हो रहा है, वस्तुओं का सप्लाई हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वो करेंसी के सप्लाई को मेंटेन करेगा, है ना, ताकि महंगाई कंट्रोल में रहे। महंगाई ना तो बहुत कम हो जाना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए। महंगाई कम करना आरबीआई का टारगेट नहीं है, कंट्रोल में रखना उसका टारगेट है, और यही इसका मेजर फंक्शन है। बेसिक चीज समझ में आ गया? ओरिजिनल इनकम, मॉनेटरी इनकम समझ में आ गया? आगे के क्लासेस में हम लोग लिखेंगे इसको, अभी केवल समझाने के लिए बतलाए थे। कुछ पूछना है इसमें? देखो, ये फैन है, इसको बनाने में कॉस्ट लगा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा है। लेकिन अगर इसका कॉस्ट बढ़ जाए, इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाए, तो अब बाजार में जाएगा, बढ़ी हुई कीमत के साथ जाएगा। तो बेसिकली हमारे देश में और दुनिया भर में जो कीमतें बढ़ती हैं वो कॉस्ट पुश बढ़ती हैं। कॉस्ट पुश, वस्तुओं के उत्पादन का लागत बढ़ता जा रहा है, इसीलिए महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। अब आगे लिखिए अगला नंबर। तो मेजर फंक्शन लिख लिए हैं, नेक्स्ट नंबर लिखिए। कुछ किताब वाला चीज है उसको लिख लेते हैं। आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट डैश दीजिए 1934, 1934। दूसरा नंबर मतलब थर्ड नंबर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935। अगला नंबर फंक्शन ऑफ आरबीआई, उसने काम कब से करना शुरू किया? तो जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन उसको काम करने के लिए भेज दिया गया, पहले ही तारीख से। लिखिए 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935। अगला नंबर इनिशियल हेडक्वार्टर, प्रारंभिक मुख्यालय, इनिशियल हेडक्वार्टर कलकत्ता, कोलकाता मत लिखिएगा, उस वक्त कलकत्ता बोलते थे। इनिशियल हेडक्वार्टर कलकत्ता। अगला नंबर करेंसी प्रिंटिंग, रुपया कब छापा उसने? करेंसी प्रिंटिंग, और पहला रुपया उसने छापा था 1938 में, 1938 में, 1938, ठीक है। अच्छा, अब यहां बोर्ड में देखिएगा, हाँ, भारत के पास में ये जो कंट्री है इसको आजकल बोलते हैं म्यांमार, बर्मा। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड म्यांमार वाज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, है ना, क्योंकि अंग्रेजों ने म्यांमार को, उस वक़्त के बर्मा को जीत करके भारत में मिला रखा था। आप लोग एक बहुत पुरानी फिल्म का गाना सुने हैं, ब्लैक एंड वाइट फिल्म का गाना है, उसमें एक लड़की गाना गाती है, मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। सुने हैं कि नहीं? है ना, उसको सुनिएगा ना, बड़ा बढ़िया फिल्म है। तो इसका मतलब ये है कि उस समय भारतीय लोग बर्मा, रंगून जा सकते थे, ठीक है। तो 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो आरबीआई ने 1937 तक बर्मा का फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया था। क्यों? क्योंकि उस समय तक बर्मा भारत का पार्ट था। समझ में आया? 1937 में अलग हुआ तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हटा दिया गया। समझ में आया? तो लिखिए नेक्स्ट नंबर 1937 तक, 1937 तक, हिंदी इंग्लिश मिला के लिखिए ना, 1937 तक आरबीआई ने
बर्मा का, म्यांमार मत लिखिएगा, बर्मा का, बर्मा बर्मा बर्मा, शर्मा बर्मा नहीं होता है, बर्मा का फाइनेंस में लिख दें क्या, ये बर्मा, बर्मा का फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया था। अच्छा, एक और देश का किया था। पाकिस्तान बनने के बाद उसका अपना कोई आरबीआई नहीं था, सेंट्रल बैंक नहीं था, तो कुछ मंथ तक आरबीआई ने ही पाकिस्तान का फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया था। लिखिए 1947 में आरबीआई ने पाकिस्तान का फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया था, कुछ महीनों तक, है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया था। अच्छा, हम लोग लिख लिए, हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। ये क्या होता है मालूम है? राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम है? अच्छा, ये बीएससी एकेडमी तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। अब मान लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको परचेज कर ले, तो ये प्राइवेट से क्या हो गया? सरकारी हो गया। तो जब कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चली जाती है तो उसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण, है ना। तो जब आरबीआई बना था तो ड्यूरिंग इस्टेब्लिशमेंट आरबीआई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, समझे। लेकिन भारत सरकार ने 1 जनवरी 1949 को आरबीआई के स्टेक को, उसके शेयर्स को 100% खरीद लिया। तो हम बोलेंगे कि 1 जनवरी 49 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया। समझ में आया? इसमें लिखिए अगला नंबर। ये सारी चीज़ें किताबें में मिलती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है सब। लिखिए नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949। फिर शायद कभी आपसे एसएससी की, ये सब क्वेश्चन बैंकों के एग्जाम में नहीं आएगा, एसएससी की परीक्षा में पूछेगा। फिर आपसे पूछ सकता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, ये सब मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है तो लिखिए फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, ऑसबर्न स्मिथ। फर्स्ट ओ से होगा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई ऑसबर्न स्मिथ, ठीक है। अगला नंबर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, सीडी देशमुख। सीडी देशमुख, एक एग्जाम में पूछा गया था कि सीडी में सीडी क्या है, फुल फॉर्म पूछा गया था, है ना। तो पूरा नाम लिखिए, सीडी देशमुख का पूरा नाम चिंतामणि, पहले नाम ऐसे ही होता था ना, द्वारका, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी किताबों में आपको ये इन्फॉर्मेशन बड़े आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। किताबी चीज़ को हम लोग पढ़ने नहीं आए हैं, पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। अगला हेडिंग दीजिए। ये आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख, हो गया ना। अगला हेडिंग दीजिए, ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू आरबीआई, आरबीआई से संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं?
ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू आरबीआई। पहला नंबर DICGC। DICGC इसका पूरा मतलब लिखिए क्या होता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन। दूसरा नंबर लिखिए NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक। और इसकी तीसरी कंपनी एक है BRB NMPL। हिंदी में इसका नाम लिखना होगा BRB NMPL। भारतीय रिजर्व बैंक। BRB भारतीय रिजर्व बैंक। नोट, N फॉर नोट, रुपया, नोट। M फॉर मुद्रण, मुद्रण माने प्रिंटिंग, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड, हाँ मुद्रण लिख दिए देखो ना। मुद्रण समझ में आता है ना, छपाई को बोलते हैं। नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। आरबीआई की एक कंपनी है RBI H, ये नई बनी है। RBI H लिखिए इसमें। RBI इनोवेशन हब। RBI इनोवेशन हब, ये बेंगलोर में है, नया बना है। अभी वो सब नहीं लिखना है, हाँ कहाँ पर है। अब आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा DICGC के बारे में कि ये करता क्या है। कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, ये करता क्या है जरा समझ लीजिए। है तुम्हारा बैंक में, तुम्हारा पहला क्लास है, हाँ नाम बताओ अपना। अच्छा हाँ बाहर सोने थे, शीतल। शीतल, तुम्हारा बैंक में अकाउंट है शीतल? आपका अकाउंट नाम बताइए। धीरज, हाँ बताए थे। तुम्हारा बैंक में अकाउंट है धीरज का, और आपका बैंक में अकाउंट है? कौन से बैंक में? देखो नेहा का अकाउंट SBI में, शीतल तुम्हारा SBI में, बैंक ऑफ इंडिया में, और धीरज तुम्हारा कोटक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा में। ठीक है, अब हम ये कंसीडर करते हैं कि नेहा के बैंक के अकाउंट में 5 लाख रुपया है। मजा आया सुन के? ठीक है, नेहा के अकाउंट में 5 लाख रुपया है। शीतल के अकाउंट में 2 लाख रुपया है ना। और धीरज के अकाउंट में 2 करोड़ रुपया है। ठीक है, हो जाएगा फ्यूचर में आप लोग का भी। ठीक है, अब दीज आर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हम अपने पैसे को किसी बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो आरबीआई की जो ये कंपनी है DICGC, है ना, वो हमारे डिपॉजिट का इंश्योरेंस कर लेती है। लेकिन वो इंश्योरेंस कितने अमाउंट तक का करती है? 5 लाख रुपए तक का करती है। अब हम ये थोड़े समय के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि किन्हीं कारणों से, किन्हीं वजहों से SBI कोलैप्स हो गया, है ना, तो नेहा को बुलाएगा DICGC और इसको इसका 5 लाख रुपया दे देगा। ठीक है, शीतल को भी बुलाएगा
और इसको इसका 2 लाख रुपया दे देगा। धीरज को भी बुलाएगा और धीरज को भी 5 लाख रुपया दे दिया जाएगा। 2 करोड़ को उम्मीद मत करना, क्योंकि DICGC ने इंश्योरेंस कितने का किया है? 5 लाख तक का ही किया है। बाकी के लिए आप कोर्ट केस में जाकर के मुकदमा करिए, लेकिन DICGC बोलता है कि हम आपको आपका मैक्सिमम 5 लाख रुपया तक का डिपॉजिट वापस करवा देंगे, क्योंकि मैंने उसको इंश्योरेंस करके रख लिया है। समझे? तो अब आप देखिए कि हमारे सोसाइटी में जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो अपने सेविंग्स अकाउंट में ऑलमोस्ट इतना ही पैसा लगभग रहता है, इसी में ही सारा हेर फेर होता रहता है। तो आम तौर पर जो डिपॉजिटर्स हैं उनका अमाउंट अगर 5 लाख रुपया तक का है तब तो वो सुरक्षित है ना। कई बार बैंकों का लाइसेंस रद्द हो गया, बैंक बैंकरप्ट हो गया, नष्ट हो गया, तो उस कंडीशन में DICGC आपको हेल्प कर देगा, आपके एक लिमिटेड अमाउंट को वापस करने में सक्षम है, क्योंकि उसने उस अमाउंट को इंश्योर करके रखा हुआ है। समझ में आ गया ना। अब इसी से रिलेटेड एग्जामिनेशन में जो बदलाव, करंट अफेयर्स में जो बदलाव होगा, वही आपको SSC की परीक्षाओं में, बैंक की परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में DICGC में क्या चेंज हुआ है। इसके अगर कोई बड़े ऑफिशियल्स रिटायर हुए हैं, नए अपॉइंट हुए हैं, तो वो क्वेश्चन पूछेगा। अगर कोई बैंक, किसी बैंक का लाइसेंस RBI ने कैंसल कर दिया है, तो उसके डिपॉजिटर को पैसे को लौटाने की प्रक्रिया वगैरह है, वो सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। समझे? इसीलिए बेसिक और फंडामेंटल को लर्न करना जरूरी है। 5 लाख वाला समझ में आ गया ना? दोबारा बतलाना होगा? नहीं? ठीक है, तो अगला हेडिंग दीजिए। अदर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू RBI। अदर ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू RBI। पहला, IDRBT। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ये है हैदराबाद में। अगला नंबर, RBI कॉलेज ऑफ बैंकिंग। RBI कॉलेज ऑफ बैंकिंग, ये पुणे में है। कौन सा राज्य में? राज्य है पुणे, महाराष्ट्र। RBI कॉलेज ऑफ बैंकिंग पुणे। नेक्स्ट नंबर, RBI कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग। RBI कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग। RBI कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग, ये भी वहीं पर है, पुणे में। अगला नंबर, RBI स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज। RBI स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, ये है तमिलनाडु की राजधानी में, चेन्नई। अब सोचना पड़ेगा, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर लिखिए, NPCI। नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया।
इसके बारे में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो हर तरह के एग्जामिनेशन में, आप बैंक दो, एसएससी दो, रेलवेज दो, कोई भी एग्ज़ाम दो, इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है ना, क्योंकि आप जो डेली लाइफ में यूज करते हो इसी से जुड़ा हुआ है। यूपीआई वगैरह करते हैं ना, पेटीएम, गूगल पे, पेटीएम बोलते हैं तो करते हैं तो आवाज़ आता है एक लड़की का, 10 रुपये प्राप्त हुए, बोलती है ना, तो वो सारा सिस्टम जो है वो एनपीसीआई का है। तो इसमें लिखिए नंबर ए, आरबीआई और आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने, आरबीआई और आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने बनाया है, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने बनाया है। दूसरा नंबर लिखिए इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट मतलब कब बना, इनकॉर्पोरेट, स्थापना लिखो, इस्टेब्लिशमेंट, टेक्निकल वर्ड में इनकॉर्पोरेट बोलते हैं, इनकॉर्पोरेट 2008। अगला नंबर फंक्शन, फंक्शन कब से स्टार्ट किया, फंक्शन 2009। प्रेजेंट सीईओ दिलीप असबे, पता नहीं कहाँ का, प्रेजेंट सीईओ दिलीप असबे, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसको लिखिए, एनपीसीआई रिटेल पेमेंट का, खुदरा भुगतान का, एनपीसीआई रिटेल पेमेंट का एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, छाता, एनपीसीआई इज द एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिटेल पेमेंट, एनपीसीआई रिटेल पेमेंट का एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, अब ये रिटेल पेमेंट क्या होता है, तो आप दुकानों में जा कर के कुछ खरीदते हो तो आप पेमेंट करते हो ना ऑनलाइन, आप एटीएम से पैसा निकालते हो तो वो तो रिटेल पेमेंट होता है, खुदरा होता है ना, छोटा अमाउंट में पैसा निकलता है। तो भारत में जितने भी रिटेल पेमेंट होते हैं, चाहे वो एटीएम हो, गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, भारत पे हो, है ना, यूपीआई चैनल यूज करते हो, सबका मैनेजमेंट करता है एनपीसीआई। तो एनपीसीआई के छतरी के अंदर में ही ये सारा का सारा पेमेंट किया जाता है, चाहे तो पेटीएम हो, यूपीआई हो, गूगल पे हो, है ना, सारा का सारा मैनेजमेंट एनपीसीआई के पास में रहता है, ठीक है। इसी ने 2016 में यूपीआई को बनाया है, यूपीआई सुने हैं ना, तो सब हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। तो ये आरबीआई से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे। नहीं, वो है ना, वो पेटीएम बैंक का मैटर है, इसका मैटर नहीं है, समझे, वो केवल पेटीएम पेमेंट वाला मैटर नहीं है, वो पेटीएम बैंक वाला मैटर है। पेटीएम पेमेंट और पेटीएम बैंक ये दोनों अलग अलग चीज़, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसमें और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, धीरे धीरे करके लिखेंगे, ठीक है। अगला हेडिंग दीजिए, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई के कार्य, फंक्शन ऑफ आरबीआई। मतलब आरबीआई का एक काम है रुपये के सप्लाई को मेंटेन करना, ये तो आप समझ ही गए हैं। तो इसके लिए वो क्या करेगा वो पढ़ेंगे, हाँ, लिखिए
आरबीआई आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करता है, साख का नियंत्रण करता है। आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करता है। दूसरा नंबर, क्रेडिट कंट्रोल के लिए आरबीआई मेजर टूल्स को, प्रमुख औजार को, मेजर टूल्स को यूज करता है, मेजर टूल्स को यूज करता है। आरबीआई हैव सर्टन मेजर टूल्स टू कंट्रोल द क्रेडिट। आरबीआई हैव सर्टन मेजर टूल्स टू कंट्रोल द क्रेडिट, मतलब रुपये के सप्लाई को नियंत्रित करना, मतलब क्रेडिट को कंट्रोल करना। ठीक है, अब ये इसके इंपॉर्टेंट टूल्स क्या हैं, तो शायद आप लोग में से बहुत लोगों ने सुना होगा। पहला लिखिए, रेपो रेट। सुने हैं ये आप लोग? तुम सुनिए हो बाबू रेपो रेट? नहीं तो लिखिए रेपो रेट। यहीं से आपका बैंकिंग का क्लास शुरू होता है, वो तो इंट्रोडक्शन था केवल। ठीक है, अब ये बताइए कि ये रेपो रेट होता क्या है? आप सुने हैं? क्या होता है मालूम है? हाँ हाँ बोलो बोलो। कौन देता है पैसा? अच्छा, फिर क्या करता है? छीन लेता है वापस। आप बताइए, सुने हैं रेपो रेट? हाँ हाँ ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। हाँ, यहाँ पे आप लोग वो मत करिएगा जो हम अभी चिन्ह बना रहे हैं। यहाँ पर अगर कॉमा दे दें तो क्या हो जाएगा? री। री माने क्या? दोबारा से। यहाँ पर कॉमा दे देंगे तो पी, परचेजिंग, रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट। रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसको लिखिए पहले, रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट। जानते हैं, पढ़ते पढ़ते कई लोगों का 3-3 साल पार हो गया, लेकिन रेपो रेट का मतलब नहीं मालूम है आज तक। सीधा यही बोलेगा कि ये करके होता है ना, वही रेपो रेट होता है। ठीक है, रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट। ठीक है, अभी आप आरबीआई को भूल जाइए। देखिए, आपने 1 लाख रुपया 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 12 महीना के लिए उधार लिया। ठीक है, 1 लाख रुपया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 12 महीने के लिए उधार लिया। तो आप इतना तो जानते हो कि जब हम उधार ले रहे हैं तो हमको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब ना उधार मिलेगा। अच्छा, अब अगर आप 1 लाख रुपये को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अपने समय पर पेमेंट कर देते हो, चुका देते हो, तो इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं एमोर्टाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं परिशोधन। फुल पेमेंट ऑफ लोन इन अ फिक्स्ड ड्यूरेशन विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड एमोर्टाइजेशन। तो जब आप एमोर्टाइजेशन कर दोगे तो आपने जो सिक्योरिटी जमा कर रखा था तो उसको आप रीपरचेज कर लोगे कि नहीं? वापस खरीद लोगे कि नहीं? किससे? लोन देने वाले से। तो यहां पर रीपरचेजिंग रेट, हमारे एग्जाम्पल से रीपरचेजिंग रेट कितना आ रहा है? 10% आ रहा है। तो अब आप खुद बतलाओ कि क्या रेपो का बिजनेस कोई हमारे देश में नया बिजनेस है?
जब आरबीआई नहीं था तो क्या रेपो का बिजनेस नहीं होता था? गांव देहात में तो हजारों सालों से चला आ रहा है। रेपो का बिजनेस बहुत ही पुराना बिजनेस है कि नहीं? कि भाई हम लोन ले रहे हैं, हमारा इतना एग्रीमेंट हो रहा है, बदले में हम सिक्योरिटी जमा कर दे रहे हैं, और जब हम लोन का एमोर्टाइजेशन कर देंगे, चुका देंगे, तो मैं आप अपनी सिक्योरिटी को, जो हमने जमा की है अपनी संपत्ति, वो हम वापस ले लेंगे। तो रेपो करने का रेट सबका अलग अलग होगा, है ना? आप भी चाहें तो रेपो का बिजनेस अभी ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें। तो रेपो एक बहुत ही पुराना बिजनेस है। ये तो आरबीआई आया है तब से लोग बोलने लगा बड़ा स्टाइल में, रेपो रेट 5% है ना, ऐसे बोलने लगा है ना। लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो रेपो का बिजनेस एक बहुत ही पुराना बिजनेस है कि नहीं? जब आजकल की तरह मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, पुराना ज़माना था, है ना, एग्रीकल्चर लाइफ ज़्यादा था, तो उस वक्त तो रेपो का बिजनेस और ज़्यादा पॉपुलर था कि नहीं? तो इसलिए रेपो जैसा चीज़ कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। पूरा दुनिया रेपो का बिजनेस करता है, तो आरबीआई कहीं से आसमान से टपका है क्या? वो भी तो यहीं पैदा हुआ है, वो एलियन है क्या? तो वो क्यों नहीं करेगा? वो भी करेगा रेपो का बिजनेस। जब हर कोई कर रहा है तो वो भी कर रहा है। समझ में आया? तो अब देखो, कुछ एग्जाम्पल दे के बतलाते हैं। हमारे पुराने समय में, आज से आप ज़्यादा नहीं, 40-50 साल, हाँ, हम आप तुम्हारे क्लास में एग्जाम्पल दिए थे उसी को बता रहे हैं। हम आज से ज़्यादा नहीं, 50-60 साल पहले के समय में चले जाएं, है ना, अंग्रेज़ों के समय में चले जाएं, उसके बाद के 8-10 सालों में देखें तो हमारे देश का इकोनॉमी बेसिकली क्या चीज़ पर था? एग्रीकल्चर इकोनॉमी था, है ना। कहा जाता है कि फिल्में जो होती हैं वो समाज का दर्पण होती हैं। तो जैसा सोसाइटी होता था, फिल्म भी वैसे ही बनता था। तो पुराने फिल्मों में आप देखते होंगे कि गांव का कहानी ही ज़्यादा होता था, है ना। गांव का किसान होता था, उसको एक्सप्लॉइट करने वाला कोई महाजन होता था, है ना। वो बेचारा किसान बड़ा दुखी रहता था। देखते थे ना ऐसा कहानी? तो पुराने फिल्मों में आप देखिएगा कि अक्सर रेपो के बिजनेस पर ही तो कहानी चलता था। किसान बेचारा महाजन से लोन लेता था, लोन नहीं चुका पाता था तो उसके ज़मीन को, उसके गाय को, बैल को, सांड को, वाटेवर जो भी हो, उसको बेच दिया जाता था। वो बेचारा ज़िंदगी भर दुखी रहता था। समझे? पुराने फिल्म का एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। पुराने फिल्म में जो ब्लैक एंड वाइट फिल्म होता था, उसमें एक सीन बड़ा क्यूट सा होता था, प्यारा सा होता था। इधर देखो, पुराने फिल्मों का एक सीन बता रहे हैं। ऑलमोस्ट हर फिल्म में देखने को मिलता था कि एक गार्डन होता था, गार्डन में एक बेंच रहता था, और बॉयफ्रेंड बड़ी बेसब्री से अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा होता था, है ना। और जब गर्लफ्रेंड आती थी बेचारी घबरा घबरा करके, तो उसे बोलता था तुम आ गई। तो बोलता था कि हाँ मैं आ गई। आवाज़ भी ऐसे ही निकलता था। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? तो नहीं, बड़ी मुश्किल से आई हूँ। उसके बाद हमारा हीरो बेंच के इस कोने पे और उसकी गर्लफ्रेंड इस कोने पे, इतना दूरी बना करके बैठता था, है ना। एक दूसरे से बात नहीं करता था, बड़ा शर्माता था। लड़की अपना ऐसे ऐसे दुपट्टा ऐसे ऐसे घुमाते रहते थे। उसके बाद फिर चली जाती थी पार्क से, और पार्क से जाते समय गाना जरूर गाती थी। पुराने फिल्मों में देखिएगा खूब गाना वाना होता था, ठीक है। तो पुराने फिल्मों में ऐसे ही सीन था। आज का लोग मिलेगा तो ऐसे मिलेगा। आजकल का मिलने का तरीका कुछ अलग हो गया है ना। अच्छा, पुराने फिल्मों में का एक डायलॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ेदार डायलॉग है ना। जब लड़की के फादर, हीरोइन के फादर आते थे ना शाम को,
तो वो बोलते थे कि बेटी मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, तुम क्या बोलती हो, बात चलाऊं? तो सब हीरोइन का एक ही जवाब होता था, बाबूजी आपके खूंटे की गाय हूँ, किसी के साथ भी बांध दीजिए, चली जाऊंगी, किसी भी सांड से शादी कर दो। है ना? तो पुराने फिल्मों में वही दिखाया जाता था जो हमारे समाज की सच्चाई होती थी। है ना? जैसे जैसे समाज बदलता गया, दृश्य बदलता गया। तो रेपो का जो बिजनेस है वो एक बहुत ही पुराना बिजनेस है, हर कोई उस बिजनेस को कर रहा है। इसलिए हमारे आरबीआई ने भी 1992 से रेपो रेट का सिस्टम शुरू किया। तो अब आरबीआई का रेपो रेट क्या है, हम लोग उसको पढ़ेंगे अगले क्लास में। यहाँ तक क्लियर हो गया है ना? अच्छा, अब जो रिवीजन क्लास का क्वेश्चन